रीबर्थ ऑफ स्ट्रेंजर्स लव एपिसोड 2। शिव के शब्द कृतिका के दिमाग में घूमने लगे। उससे तो लगा था कि अद्वैत भी बाकी लोगों की तरह उसकी प्राइवेट लाइफ पर डाउट कर रहा था, इसलिए जब वो उसके पास बात करने गई थी तो वह बहुत ही रुतलेसली बात कर रहा था। उसे लगा था कि उसने उसे अपने आप को निर्दोष साबित करने का मौका सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि वह उसे कंपनी की एम्प्लॉयज थी। उसे इमेजिन भी नहीं हो रहा था कि अद्वैत को उसकी बेगुनाही नहीं पर शुरू से भरोसा था। इसीलिए उसने उसे सबूत ढूंढकर फाइट बैक करने के लिए कहा, और जब पिछली बार उसके साथ ऐसा ही कुछ हुआ था तो सिर्फ उसकी दादी क्रिश और अविका ने ही उस पर अनकंडीशनल विश्वास किया था। अद्वैत इतनी बड़ी कंपनी का लीडर है, एक इंस्पायरिंग फिगर जिसके साथ वो सिर्फ 1 महीने से कम कर रही है, मगर फिर भी उसने बिना कोई सवाल किया उसे पर इतना भरोसा किया। इस सब की वजह से कृतिका ने डिसाइड किया कि बिना ऊंची सैलरी के भी वो हमेशा अद्वैत के साथ लॉयल रहेगी और उसके लिए अपनी कैपेबिलिटी से बढ़कर काम करेगी। टेबल पर अद्वैत चुपचाप सूप पी रहा था और कृतिका चुपचाप उसे देखे जा रही थी। कोई भी अद्वैत से बेहतर इस दुनिया में हो ही नहीं सकता था, जो सिर्फ सूप पीते हुए भी वो इतना एलिगेंट और नोबल लग रहा है जैसे वो पेंटिंग से निकला हो। अद्वैत को उसकी नजरें महसूस हो गई और उसने पूछा, क्या देख रही हो तुम? कृतिका ने एक बड़ी से मुस्कुराहट के साथ कम्प्लीमेंट दिया, मुझे बस लगा कि मेरे बॉस दुनिया के बेस्ट बॉस है। ये सुनकर शिव ने धीरे से उसे कोहनी मारी, ये याद दिलाने के लिए कि उनके बॉस सिर्फ अपने एम्प्लॉयज की काबिलियत देखते हैं, इस तरह तारीफ करने से नहीं खुश होते। अद्वैत ने उसकी बातों पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और कोल्डली बोला, बातें कम करो, खाना खाओ। कृतिका ने हाँ में सर हिलाया और बोली, ओके। जल्दी ही बहुत सारे एम्प्लॉयज कैफेटेरिया में एक साथ बातें करते हुए आने लगे, लेकिन ठीक सेंटर टेबल पर सीरियस ऑरा के साथ बैठे हुए अपने बॉस को देखकर सबके कदम रुक गए। मगर फिर भी वो लोग चोरी चुपके उनकी टेबल को देख रहे थे। कृतिका ने अंदाजा लगा लिया कि अद्वैत, जो कभी भी एम्प्लॉयज की कैफेटेरिया में ही आता है, वो क्यों अचानक यहाँ आया। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि वो सबको दिखाना चाहता था कि कृतिका अभी भी उसकी पर्सनल असिस्टेंट है और आज की न्यूज से कुछ भी नहीं बदला है। कृतिका खुद को रोक नहीं पाई और उसने अपना अंदाजा कंफर्म करने के लिए पूछा, सर, क्या आप आज कैफेटेरिया मेरी मदद करने के लिए आए हैं? अद्वैत ने एलिगेंटली नैपकिन्स अपना मुंह पोंछते हुए कोल्डली जवाब दिया, मैं यहाँ तुम्हारी यह मदद करने के लिए नहीं आया हूँ, मगर आज तुम्हारी एबिलिटी और काम ने मुझे तुम्हारी वैल्यू दिखाए। उसका जवाब भले ही कोल्ड था, मगर वो कृतिका के लिए एक बहुत बड़ी तारीफ थी। उसने कभी उस पर शक नहीं किया, यहाँ तक कि उसकी मदद भी की। यह अब तक की सबसे बड़ी किंडनेस थी जो कृतिका को किसी ने दिखाई थी। कृतिका ने काफी सिंसियरली कहा, थैंक यू सो मच सर। अद्वैत ने उसकी तरफ देखा तो उसकी लाल गर्दन और कान को देखकर उसे थोड़ी सी चिढ़ गई, तो वो बोला, डॉक्टर ज्योति यहाँ थोड़ी देर में आ जाएंगी, उनसे कुछ दवाई ले लेना। उसके याद दिलाने से कृतिका को भी दर्द महसूस हुआ और बोली, जी सर। लंच खत्म होने के बाद उसके पास डॉक्टर ज्योति के पास जाने का वक्त नहीं था। वो अपना काम करने लगी, तभी कुछ देर बाद डॉक्टर ज्योति खुद दवाया के बॉक्स के साथ उसके पास पहुंची। डॉक्टर ज्योति ने उसे कोई सवाल नहीं पूछा, बल्कि 2 ऑइंटमेंट लेकर कृतिका के गले पर लगाते हुए बोली, तुम्हारी स्किन गर्म पानी की वजह से काफी जल गई है, इन दोनों ऑइंटमेंट को मिक्स करके लगाना, दिन में 2 बार। जब वह निशान ठीक होने लगेगा तो थोड़ी खुजली होगी, मगर उसे स्क्रैच मत करना। ऑइंटमेंट की वजह से कृतिका को काफी ठंडक महसूस हुई और उसने मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू डॉक्टर ज्योति। डॉक्टर ज्योति ने प्यार से उसका सर हिलाया, इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे। कृतिका ज्यादा नहीं बोलती, मगर वह लोग जो उसकी मदद करते थे और उसको भरोसा करते थे, वो हमेशा उन्हें याद रखती थी। दोपहर तक उसका मूड बिल्कुल एडजस्ट हो गया था और वह एक इंटरनेशनल वीडियो कॉन्फ्रेंस शिव और अद्वैत के साथ अटेंड कर रही थी। मीटिंग में काफी चीजों पर डिस्कशन हुआ और जब तक मीटिंग खत्म हुई तब तक ऑफिस टाइम लगभग खत्म होने वाला था। मीटिंग खत्म होने के बाद मीटिंग की रिपोर्ट बनाकर जब कृतिका और शिव अद्वैत को रिपोर्ट करने के लिए पहुंचे तो अद्वैत अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। कृतिका ने ध्यान नहीं दिया, मगर जितने कोल्डली सामने वाले से बात कर रहा था उसने कृतिका का ध्यान खींच लिया। अद्वैत ने बहुत ही कोल्डली कहा, अब क्या मैं तुम्हें यह भी सिखाऊं कि तुम्हें लोगों को कैसे ढूंढना है? ना सिर्फ उसकी आवाज ठंडी और स्केरी थी, बल्कि उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। शिव और कृतिका ने एक दूसरे को देखा, जैसे आंखों से ही पूछ रहे हो क्या रहा है? सर को क्या हो गया? कोई फोन नहीं उठा रहा है तो तुम जाकर उन्हें ढूंढो। इतना कहकर अद्वैत ने कॉल कट कर दिया और कृतिका की तरफ देखते हुए खराब एक्सप्रेशन के साथ बोला, जाकर मेरे लिए एक कॉफी लेकर आओ। ओके सर। कृतिका जल्दी से चली गई।
अद्वैत ने टेबल पर रखे अपने फोन को देखा। अभी उसके लॉयर ने उसे बताया था कि वो उसकी वाइफ को तक नहीं पहुंच पा रहा है। जब जब अद्वैत सोचता कि जिस लड़की ने उसे धोखा दिया है वो उसके साथ अपने सारे रिश्ते खत्म नहीं कर पा रहा है, उसे इरिटेशन होने लगती। उसने अपनी टाई लुचकी और एक सिगरेट जला ली। जब कृतिका वापस आई तो अद्वैत को स्मोकिंग करता हुआ देखकर उसने धीरे से काफी नीचे रखी और साइड में खड़ी हो गई। अद्वैत कैजुअली उनके काम की रिपोर्ट चेक कर रहा था, लेकिन वो खत्म कर पाता उसे पहले उसका फोन दोबारा बजा। कृतिका ने अद्वैत को फिर से फोन उठाते हुए देखा। उसे नहीं पता था कि दूसरी तरफ से इंसान क्या बोल रहा है, मगर एक्सप्रेशन और बुरे होते होते जा रहे थे। उसने गुस्से में कहा, यूजलेस, किसी काम की नहीं हो तुम सब, और फिर अपना फोन डेस्क पर पटक दिया। कृतिका हैरान हो गई, उसके बॉस को हुआ क्या है, वो इतनी गुस्से में क्यों है? अद्वैत का मूड बहुत खराब हो चुका था। उसके लोअर ने अभी अभी उसे बताया कि उसके रजिस्टर एड्रेस पर उसकी वाइफ नहीं है। क्या वो अपना घर बदल चुकी है? वो लड़की कर क्या रही है? क्या वो उम्मीद करती है कि वो उसे पर्सनली कांटेक्ट करेगा? आखिर में फ्रस्ट्रेटेड होकर उसने अपना पर्सनल फोन निकाला और कृतिका को मैसेज भेजा, हाय, अक्षत बोल रहा हूँ जिससे तुम्हारी आखिरी साल शादी हुई थी। जल्द से जल्द मुझसे कांटेक्ट करो, हमें अपना डिवोर्स डिस्कस करना है। अगले ही सेकंड शांत ऑफिस में कृतिका के फोन बजा, जो उसके पॉकेट में था। यू हैव ए न्यू मैसेज। अद्वैत ने तुरंत उसकी तरफ देखा। कृतिका ने मन ही मन उस इंसान को गाली दी जिसने उसे मैसेज भेजा था। वह यूजुअली अपने पर्सनल फोन को काम के दौरान नहीं साथ रखती थी, लेकिन उसने ये फोन अभी अभी अपने बैग से निकालकर पॉकेट में रख लिया था क्योंकि घर जाने का वक्त हो गया था। इसे इसी वक्त क्यों बजना था? कृतिका इतनी नर्वस थी कि उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और उसकी आवाज बंद कर दिया। लेकिन फोन निकलने पर उसने देखा है कि मैसेज उसका हस्बैंड की तरफ था, जो शादी के तुरंत बाद गायब हो गया था। लेकिन कृतिका में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह ठीक से उसे मैसेज को पढ़े, इसलिए उसने जल्दी से स्क्रीन बंद करके और शांति से खड़ी हो गई। लेकिन खुशकिस्मती से अद्वैत ने इस बात को लेकर कुछ नहीं कहा और बोला, तुम लोग जा सकते हो। कृतिका और शिव ने एक साथ जवाब दिया, यस सर, और लाइट की स्पीड से ऑफिस से गायब हो गए। अद्वैत की वजह से कृतिका को देर हो गई थी, इसलिए उसके पास अपना पर्सनल फोन चेक करने का वक्त नहीं था और वो सीधे एयरपोर्ट की तरफ भागी। क्रिश और अविका उसका लगेज पहले ही लेकर एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंची वो लोग जल्दी से सिक्योरिटी चेक के लिए गए। बोर्डिंग के लिए सिर्फ कुछ भी मिनट बचे थे। क्रिश ने कंप्लेंट करते हुए कहा, पिछले 1 महीने में ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन तूने ओवरटाइम वर्क ना किया हो? तुम्हारा बॉस ना एक नंबर का घटिया इंसान है। आज के काम के बाद कृतिका अद्वैत की काफी एहसानमंद थी और वह अपने बॉस के बारे में बुराई बिल्कुल नहीं सुन सकती थी, इसलिए बोली, बॉस के बारे में ऐसी बात मत करो, वो दुनिया के बेस्ट बॉस है। ये सुनकर अविका ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, हमारी कृति अचानक से अपने बॉस को डिफेंड करने लगी है, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? ये सुनकर क्रिश भी अविका के पास हो गया और वह दोनों एक पप्पी की तरह कृतिका के आसपास सूंघने लगे। कृतिका दोनों को अजीब सा लुक देती है और पीछे आते हुए बोली, अवि, क्रिश, क्या कर रहे हो तुम दोनों? अविका बोली, हम चेक कर रहे हैं कि तुम्हारे आसपास कोई मेंस परफ्यूम की खुशबू तो नहीं मिल रही। क्रिश आगे बोला, कोई मेंस परफ्यूम की स्मेल नहीं है, बस दवाई की स्मेल है। तब जाकर उन दोनों की नजर कृतिका के जले हुए गले पर पड़ी। अविका ने तुरंत अपने मजाक की एक्सप्रेशन दूर हटाए और सीरियसली पूछा, तुम जली कैसे? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? क्रिश तो और भी गुस्से में था। वो बोला, कौन है वो बस्टर्ड? किसने परेशान किया? मैं उसे जान से मार दूंगा। कृतिका उन दोनों को परेशान में इमोशनल हो गई, मगर फिर भी उसने मुस्कुरा कर कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी उसे पुलिस स्टेशन भेज दिया है। लेकिन फिर भी वो दोनों नहीं माने और लगातार आज क्या हुआ वो पूछते रहे। आखिर में कृतिका ने हार मानकर आज की एक एक घटना उन दोनों को बता दी। कृतिका की सारी बात सुनने के बाद क्रिश और अविका के मन में भी उसके खड़ूस बॉस के लिए थोड़ी बहुत इज्जत बढ़ गई थी। यू हैव ए न्यू मैसेज। कृतिका के फोन में एक बार फिर से उसे याद दिलाया। जैसे ही कृतिका ने अपना फोन बाहर निकाला और उसे ऑन किया, वहां पर काफी सारे मिस कॉल्स और 2 नए मैसेज थे, किसी अननोन नंबर से। पहले वाला मैसेज आधे घंटे पहले भेजा गया था, जिसमें लिखा था, मैं अक्षत, वह इंसान जिसकी शादी तुमसे 1 साल पहले हुई थी, आकर मुझसे मिलो, हमें हमारे डिवोर्स के बारे में बात करनी है। अक्षत की तरफ से दूसरा मैसेज था, कहाँ हो तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही हो?
क्रिश और अविका ठीक कृतिका के बगल में ही थे और जब उन्होंने वो मैसेज देखा तो उसे पकते हुए बोले कृतिका। वो दोनों कृतिका को अच्छा फील करने के लिए कुछ कहना चाहते थे, मगर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। वो हस्बैंड जो शादी के तुरंत बाद 1 साल पहले गायब हो गया था, उसने सिर्फ आज कृतिका को कांटेक्ट किया है डिवोर्स के लिए और यह वही वक्त है जब कृतिका के ऊपर फिर से इल्जाम लगे हैं। वो लोग तुरंत समझ गए कि उस आदमी ने जरूर कृतिका के बारे में अफवाहें सुनकर ही उसके सब डाइवोर्स लेना चाहता होगा। उन्हें बहुत अच्छे से आता है कि जब कोई सालों पहले कृतिका इसी तरह के मुसीबत में फंसी थी तो वह लड़का जिसने उसे जिंदगी भर प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था, उसने बहुत बुरी तरह उसकी बेइज्जती करके उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। उस इंसिडेंट का कृतिका पर काफी गहरा असर पड़ा था। कृतिका ने फैसला किया था कि वह लीगल तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन दूसरी पार्टी के पास ज्यादा कनेक्शन थे, इसलिए उसने कृतिका के स्कूल को भी कांटेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से लगभग कृतिका स्कूल से निकल जाने वाली थी। अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए कृतिका को लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर और बेइज्जती के साथ उज्जैन छोड़ना पड़ा था। इतने साल बीत गए हैं उस इंसिडेंट को, लेकिन कृतिका अभी भी अपने घर उज्जैन नहीं जा पाए। बस एक ही बार गई थी, वह भी क्रिश और अविका के साथ अपने स्कूल के मामले को सेटल करने के लिए। उसे रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और उस लड़के ने कहा था कि वह उन लोगों को पिक करने के लिए एयरपोर्ट आएगा। ये सुनकर क्रिश और अविका कृतिका के लिए बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद भी कम से कम उसका पार्टनर उस पर भरोसा करता है। जैसे ही वो लोग एयरपोर्ट से बाहर आए, उन्होंने उस लड़के को काफी महंगे सूट में तो बॉडीगार्ड के साथ खड़ा देखा। उन्हें लगा कि वो कृतिका को शांत कराएगा, मगर उसने सख्त एक्सप्रेशन के साथ कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और मेरा परिवार इतनी बड़ी बेइज्जती हुई लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए ब्रेकअप कर लेते हैं। अगर हम दोबारा कभी फ्यूचर में मिले तो ऐसे नाटक करना जैसे तो मुझे जानती नहीं हो। इतना कहने के बाद वह वहां कृतिका का जवाब सुनने के लिए भी नहीं रुका और मुड़कर वहां से जाने लगे। क्रिश इतना गुस्से में था कि वह उसे लड़के को मखरने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन आखिर में उसके 2 बॉडीगार्ड ने उसे मारकर भगा दिया। उस वक्त कृतिका ने कोई एक्सट्रीम रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि वह हल्का सा मुस्कुराई उसे जाता हुआ देखकर और बोली ओके। लेकिन अविका और कृष्णा जानते थे कि एक बार कॉलेज में एडमिशन हो जाने के बाद कृतिका कई दिनों तक अपने हॉस्टल रूम में बंद रही थी। कोई दिनों तक उसने खाना पीना छोड़ दिया था और उसे इंसिडेंट के कई महीना बाद भी कृतिका को बुरे बुरे सपने आते थे और वो कभी चैन से नहीं सो पाती थी। वो लड़का एब्रॉड चला गया अपनी पढ़ाई के लिए और उसके बारे में उन्होंने कभी कुछ नहीं सुना और क्रिश और अविका ने भी उस लड़के का जिक्र कभी नहीं किया, जैसे वह इस दुनिया में हो ही नहीं। और इन्हीं सब की वजह से जब कृतिका अपनी ही दादी माँ के लिए एक अजनबी से शादी करने जा रही थी, तब भी वो थोड़ा बहुत परेशान हुए थे और इस लड़के ने भी तो वही किया, सिर्फ कुछ अफवाहें को सुनकर कृतिका को छोड़ दिया। क्या इस बार वो फिर से संभल पाएगी? वो दोनों ही कृतिका को परेशान होकर देख रहे थे, लेकिन कृतिका बस हल्के से मुस्कुराई और उसमें अपने फोन पर मैसेज टाइप किया, मैं आज बिजी हूँ, मंडे को मिलते हैं रात 8 बजे, जगह तुम चुन सकते हो। अविका को बहुत बुरा लगा था और वो गुस्से में बोली, ये सारे के सारे लड़के घटिया होते हैं। क्रिश बोला, सारे लड़के नहीं होते हैं, वही बस बेवकूफ होते हैं। ओके ओके, कृतिका बोली, इस बारे में बात नहीं करते हैं गाइस, यह मूड खराब कर रहा है मेरा। चलो पहले मुंबई जाते हैं और अच्छा सा खाना खाते हैं, उसके बाद से फिल्म कंपनी के पसंद इंचार्ज से कल मिलेंगे। होपफुली हम अच्छे से नेगोशिएट करके एक अच्छा प्राइस सेट कर पाएंगे। किसे फर्क पड़ता है उसके नाम के हस्बैंड से, उसके लिए पैसा कमाना ज्यादा जरूरी था। उस कंपनी का एटीट्यूड काफी सिंसियर था और उन्होंने जो प्राइस ऑफर किया वह भी काफी ज्यादा था, जो इन तीनों की उम्मीद से भी काफी ज्यादा था। दोनों पार्टी जल्दी ही उसे प्राइस पर मान गए और ज्यादा डिटेल्स को डिस्कस करना मुश्किल नहीं हुआ। जल्दी ही उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और दूसरी पार्टी से पैसे आने का इंतजार करने लगे। एक बार पैसे आ जाए तो उन तीनों का दिल्ली में घर लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी। बिजनेस कोलैबोरेशन खत्म करने के बाद उनके पास पूरा दिन बचा हुआ था, जो पूरा दिन उन्होंने मस्ती करने में बिताया। वो लोग पूरा दिन मुंबई शहर घूमते रहे और रात को 10 बजे वापस दिल्ली पहुंचे। लेकिन अविका और क्रिश को अभी भी चिंता थी कि कृतिका उस इंसिडेंट के बाद सचमुच ठीक है या नहीं। क्या सोचा है तुम दोनों मेरे बारे में? चिंता मत करो, मैं सच में ठीक हूँ। कृतिका ने मजाक करते हुए उन दोनों को 5 किया और बोली, एक बार कॉपीराइट के पैसे मिलते ही हम लोग घर ढूंढने चलेंगे, हम कम्युनिटी में घर ढूंढेंगे और एक साथ रहेंगे। उसकी बात सुनकर क्रिश और अविका भी एक साथ बोले, हाँ चलो और मेहनत करते हैं और अपने लिए घर खरीदते हैं, ताकि दिल्ली शहर में हमारा अपना ही घर है।
फिर चलो सोने, लेट हो गई है मुझे काम पर जाने के लिए, कल सुबह जल्दी उठना है। क्रिश और अविका एक साथ बोले गुड नाइट। अगली सुबह जब कृतिका की नींद खुली तो उसका पर्सनल फोन 2-3 बार वाइब्रेट हुआ। पिछली बार वो अद्वैत के सामने ही बज गया था, इसलिए कृतिका ने उसे साइलेंट पर रखा था। उसने नींद में फोन उठाया और कहा, हेलो, कौन? दूसरी तरफ से एक सख्त आदमी की आवाज सुनाई दी, मिस श्रीवास्तव, मैं मिस्टर अक्षत का रिप्रेजेंटेटिव लोअर हूँ। उसका हस्बैंड जो पिछले 1 साल से मिसिंग था, कुछ दिनों पहले ही उसने डाइवोर्स के लिए उसे कांटेक्ट किया और अभी यह रिप्रेजेंटेटिव लोअर, क्या हो सकता है कि वो मुसीबत में हो? शायद उसने बहुत सारा पैसा उधार ले लिया हो और वह वापस न चुका पा रहा हो, तो इसलिए अथॉरिटीज उसे ढूंढ रही है ताकि कृतिका उसके बदले पैसे चुकाए। ये सोच कृतिका ने अपने फोन पर पकड़ टाइट की और डायरेक्टली बोली, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझसे बात मत कीजिए। दूसरी तरफ कृतिका की बात सुनकर राघव थोड़ा हैरान हो गया और उसने कहा, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस आपको याद दिलाना चाहता था कि आपकी अक्षत के साथ शादी खत्म हो गई है और उसे घसीटना अच्छी बात नहीं होगी। आज रात 8 बजे आप स्पाइस कैफे आ जाइए, हम बात कर लेंगे। जब तक उसे किसी को पैसे नहीं देने थे तब तक उसके लिए सब कुछ ठीक था। उसने हाँ बोलते हुए कहा, ओके, आज रात 8 बजे। कॉल कट होने के बाद राघव ने अद्वैत को कॉल किया, प्रेसिडेंट मित्तल, मैंने आपकी वाइफ को कांटेक्ट किया था और आज रात 8 बजे मीटिंग है, क्या आप आना चाहेंगे? अगर मुझे आने की जरूरत है तो मैं तुम्हें सैलरी क्यों देता हूं? अद्वैत उस लड़की को एक नज़र देखना भी नहीं चाहता था जिसने उसे धोखा दिया। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया और अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए उसने कृतिका और शिव को मैसेज भेजा, तुम दोनों को ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एयरपोर्ट पहुंचो। उन लोगों को कश्मीर जाना था, एक सैनिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से था, इसलिए अद्वैत प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट पैसे कमाने से ज्यादा प्रेस्टीज के लिए की थी। कई सारी कंपनी इस पर काफी ध्यान दे रही थी। एक लंबी फ्लाइट के बाद वो लोग एक छोटे से एयरपोर्ट पर पहुंचे। हल्की हल्की बर्फ, खूबसूरत फूल, सीनरी काफी सुंदर थी, लेकिन लंबी फ्लाइट की वजह से कृतिका को थोड़े चक्कर आ रहे थे। अद्वैत ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें यहाँ के क्लाइमेट में प्रॉब्लम हो रही है? कृतिका के सर में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसने अद्वैत का सवाल सुनते ही जल्दी से जवाब दिया, नहीं सर, मेरी हेल्थ का काम पर इफेक्ट बिल्कुल नहीं करेगी। अद्वैत ने दोबारा उससे कुछ नहीं पूछा और वो लोग अपनी जाकर बिजनेस वैन में बैठ गए और डायरेक्ट प्रोजेक्ट साइट के लिए निकल गए। उन्हें पिक करने के लिए एक ड्राइवर और हिना आई थी। आगे वाली सीट पर अद्वैत हिना के साथ बैठा हुआ था और हिना लगातार उसे इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स और आने वाली प्रॉब्लम्स और फायदे के बारे में बताई जा रही थी और कृतिका और शिव पीछे बैठकर अपने लैपटॉप पर नोट्स लिख रहे थे। पूरे 1 घंटे की ड्राइविंग के बीच में हिना प्रोजेक्ट डिटेल बता रही थी और कृतिका और शिव अभी भी नोट्स लिख रहे थे। जब तक वो लोग उसे सीनियर एरिया में पहुंचे तब तक ऑलरेडी शाम हो चुकी थी। कंपनी की तरफ से डिनर अरेंज किया गया था, लेकिन कृतिका को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए उसने बिना खाए अपने कमरे में जाने का फैसला किया। ये होटल भी मित्तल ग्रुप के अंदर ही आता था। इस तरह के काम डेवलप हुए एरिया में इतना लग्जरियस होटल मिलना बहुत ही मुश्किल बात थी। शावर लेने के बाद कृतिका ने जैसे ही अपना नाइट सूट पहना और सोने के लिए बेड पर बैठी, अचानक उसका फोन बजा। ये कॉल राघव की तरह से था और दूसरी तरफ से उसकी आवाज बिल्कुल फ्रेंडली नहीं थी। मिस श्रीवास्तव, ऑलरेडी 8 से ज्यादा हो गए हैं, आप अभी तक पहुंची क्यों नहीं? दूसरी तरफ की बात सुनकर कृतिका को अचानक याद आया कि आज रात उसे लॉयर से मिलना था, लेकिन वो दिल्ली से इतनी दूर थी कि वापस जाना मुश्किल था, इसलिए कहा, आई एम सॉरी, मैं बहुत बिजी थी इसलिए आपसे मिल नहीं पाऊंगी। राघव ने पूछा, आपके पास कब टाइम होगा मुझसे मिलने के लिए? मुझे एक एग्जैक्ट टाइमिंग चाहिए। जिस काम को लेकर कृतिका यहाँ आई थी उसमें काफी दिन लगने वाले और जब तक उसका बॉस अद्वैत यहाँ से जाने का फैसला नहीं करते तब तक कृतिका भी नहीं जा सकती थी, इसलिए उसे नहीं पता था। इसलिए उसने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगी। अगर इस बार उसने कृतिका से डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन नहीं करवाया तो राघव को डर था तो अद्वैत उससे उसकी नौकरी ही छीन लेगा, इसलिए उसने गुस्से में पूछा, क्या आप बहुत बिजी हैं या फिर आप डिवोर्स लेना ही नहीं चाहती? कृतिका का सर दर्द बढ़ता ही जा रहा था, उसमें इतनी एनर्जी नहीं थी कि वह राघव के साथ बहस करे, इसलिए उसने तुरंत कॉल कट किया और ससुर स्विच ऑफ कर दिया और फिर सोने की तैयारी करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद करनी चाही फिर से एक बार उसके रूम की डोर बेल बजी। वो अपने आप से ही बोली, क्या कोई मुझे आराम करने देगा या नहीं?
वो गुस्से में खड़ी हुई और उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसे सामने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ हिना दिखाई थी, जिन्होंने कहा, कृतिका, मैंने नोटिस किया कि तुम्हारी तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दवाई लाई हूँ। कृतिका उन्हें मना नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने दवाई लेते हुए कहा, थैंक यू मैम। लेकिन हिना वहां से जाना नहीं चाहती थी, इसलिए बोली, क्या मैं अंदर आकर तुमसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ। कृतिका उसे अंदर नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन वो हिना को मना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने उसे अंदर आने दिया और पूछा, मैम आपको मुझसे किस बारे में बात करनी थी। हिना और पूछा, क्या तुम्हें पता है कि सर की शादी हो गई है। कृतिका ने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ मैं जानती हूँ। हिना फिर आगे बोली, अब जब तुम जानती हो तो तुम्हें अपने बातों और एक्शंस को लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहना होगा, ताकि तुम उनके और उनकी वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग में क्रिएट करो। ये सुनते ही गुस्से में कृतिका की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने पूछा, क्या मेरे बिहेवियर में कुछ गलत था। कृतिका का सवाल सुनकर हिना ने एक पल सोचा और जवाब दिया, वेल नहीं। तो कृतिका जल्दी से बोली, तो फिर आपका ये सब बातें बोलने का मुझे पॉइंट क्या है। हिना ने उम्मीद नहीं की थी कि कृतिका इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर उससे बात करेगी, जिसकी वजह से वह स्पीचलेस हो गई। मैं आराम करने जा रही हूँ। कृतिका ने अपने रूम का दरवाजा खोल जो हिना को वहां से जाने का इशारा था। हिना ने कृतिका के कमरे से निकलने के बाद अपना फोन लिया और एक कॉल करके बोली, मैम अद्वैत सर की नई असिस्टेंट भले ही खूबसूरत है, मगर आखिर में उसका क्या फायदा। सर ने आज से पहले कभी खूबसूरत लड़की को नहीं देखा, ऐसी तो बात है नहीं। एक लड़की होने के नाते मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि उस लड़की के मन में बॉस को लेकर कोई छुपा हुआ इरादा नहीं है, और अगर कुछ हुआ भी तो बॉस कभी उसे अलाउड नहीं करेंगे। दूसरी तरफ से वाले इंसान ने उसे कुछ कहा तो हिना ने हाँ में सॉरी लाया और कॉल काटने से पहले बोली, यस मैम, मैं कुछ दिनों तक उसके ऊपर अच्छे से नजर रखूंगी। हाँ। हिना अपना फोन रखकर पीछे मुड़ी जाने के लिए, तभी उसे बालकनी से एक ठंडी हंसी सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो वहां पर अंधेरे में अद्वैत खड़ा था, एक सिगरेट पकड़े हुए, जिसे देखते ही डर के मारे हिना का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बोली, सर आप। अद्वैत ने उस सिगरेट को नीचे फेंककर अपने पैरों से मसलते हुए कहा, उस औरत ने तुम्हें मुझ पर नजर रखने के लिए कहा, और तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम उसकी बात मान रही हो। हिना जानती थी कि अद्वैत एग्जैक्टली किसकी बात कर रहा है, इसलिए वो बोली, सर मुझे लगा कि मैम को बस आपकी चिंता है। तो अद्वैत ने से बीच में रोकते हुए कहा, मेरी चिंता? क्या इस वक्त मुझे उसकी चिंता की जरूरत है? और किस चीज की चिंता? मेरे कृतिका के साथ रिलेशन की? अद्वैत के गुस्से से भरे चेहरे को देखकर हिना झूठ नहीं बोल पाई और बोली, सर आप जानते हैं कि आपकी मोम मालती जी को मिस बजाज कितनी पसंद है, और वो हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि आप दोनों एक साथ हो जाए, इसलिए उन्हें बस डर था कि कोई और लड़की आपको अपनी जाल में ना फंसा ले। अद्वैत में हंसते हुए अपने पॉकेट से लाइटर निकाला कर उसे जलते हुए कहा, मेरी वाइफ की बजाय उन्हें मेरी असिस्टेंट की पड़ी है। हिना बोली, सर आपकी मैं जानती है कि आपने अपनी दादी माँ के लिए उस लड़की से शादी कर ली थी, और आपने कभी शादी के बाद उसे लड़की पर ध्यान भी नहीं दिया, इसलिए उन्होंने भी उसे लड़की पर ध्यान नहीं दिया। मगर कृतिका अलग है, वो बहुत खूबसूरत है और वो हर तरीके से परफेक्ट भी है, और फीलिंग्स अपने आप आ ही जाते हैं। और उसके अलावा कृतिका अभी अभी आपकी लाइफ में आई है और आप अपनी वाइफ से डाइवोर्स भी लेना चाहते हैं, इसलिए नेचुरल सी बात है कि आपकी मोम को आपकी चिंता होगी। अद्वैत ने दूसरी सिगरेट जलाते हुए इनडिफरेंटली कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्यों शादी की थी उसे लड़की से, लेकिन जब तक हमारा डिवोर्स नहीं हो जाता वह मेरी है। तुम लोगों को शुक्र मनाना चाहिए कि तुम लोगों ने अभी तक उसे छुआ नहीं है, वरना तुम लोगों को पूरी जिंदगी इस बात का पछतावा होता। अद्वैत के चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थे। हिना ने डरते हुए पूछा, सर मेरा क्या? अद्वैत बोला, तुम्हें कंपनी में रहने देना ही सबसे बड़ी दयालुता है मेरी। जब हिना को यहाँ भेजा गया था तो उसे लगा कि उसके अच्छे काम की वजह से उसे अप्रिशिएशन मिला है, लेकिन अब जाकर उसे समझ में आया कि अद्वैत बहुत अच्छे से उसके सारे कामों के बारे में जानता था। ये सोचते ही उसका दिल डर से कांपने लगा और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वो बहुत शुक्रगुजार थी कि उसने कोई भी जरूरी जानकारी अद्वैत के बारे में किसी को नहीं थी, वरना पता नहीं वह उसके साथ क्या करता। कृतिका की से दूर रहो, इतना कहकर अद्वैत ने अपनी सिगरेट फेंकी और कृतिका का बगल वाले रूम में चला गया। हिना हैरान हो गई, वो इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है कि उसने यह नोटिस नहीं किया कि अद्वैत ठीक कृतिका के बगल में रुका हुआ है। वही कृतिका अपनी दवाई लेने के बाद पूरी रात आराम से सोई और उसकी नींद अगली सुबह अलार्म की वजह से खुली, जिसकी वजह से वो काफी एनर्जेटिक फील कर रही थी। और फ्रेश होने के बाद वह डाइनिंग एरिया में ब्रेकफास्ट के लिए आए तो
जल्दी होने की वजह से सिर्फ वहां पर अद्वैत ही था। कृतिका ने उसे रिस्पेक्टफुली उसे ग्रिट किया, गुड मॉर्निंग बॉस। अद्वैत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके ऐसे बिहेवियर की आदत थी, इसलिए उसने इस बात को दिल पर नहीं लिया और अद्वैत से कुछ दूरी पर रुकते हुए ही बोली, सर मुझे एक बात आपसे क्लियर करनी है। अद्वैत ने फाइनली अपना नाश्ता खत्म करने के बाद उसकी तरफ देखा और बोला, क्या? सर मेरे मन में आपके लिए फीलिंग सिर्फ एक बॉस के रिस्पेक्ट जितने ही लिमिटेड है। मैं आपके लिए और कोई थॉट्स नहीं रखती। वो कोई बेवकूफ नहीं था, वो सब ये बात तो जानता था। क्या तुम्हें लगता है कि एक शादीशुदा लड़की को लेकर मेरे मन में कोई और ख्याल है? कृतिका ये जानती थी। उसने कहा, सर मेरा मजाक मत उड़ाइए। मैं अपनी जगह जानती हूँ, मैं भी यह बस इसलिए बोल रही हूँ ताकि आसपास को लोगों को लेकर कोई गलतफहमी ना हो और मेरा काम डिस्टर्ब ना हो। कृतिका। अद्वैत की आवाज बहुत अच्छी थी और उसके मुंह से अपना नाम कविता की तरह लगा कृतिका को। लेकिन अगले ही पल अद्वैत ने काफी डरावनी और हार्टलेस आवाज में कहा, इस नाम की वजह से ही मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी कोई ख्याल नहीं आएंगे। कृतिका। पिछली बार उसने कहा था कि कृतिका का नाम अनलकी है, तो कृतिका ने सोचा था कि वह नशे में है, लेकिन इस बार होश में होते हुए भी वह ऐसा क्यों बोल रहा है? क्या करके उसने गुस्सा दिला दिया अपने बॉस को? गुड मॉर्निंग सर। शिव और हिना वहां पर आए और हिना ने कृतिका को ऑकवर्डली देखा। तभी शिव ने उससे पूछा, तुम कैसी हो? मैं रात को काफी अच्छे सोई और अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, कृतिका ने मुस्कुराकर कहा और फिर उसके साथ नाश्ता लेने के लिए चली गई। अद्वैत ने मुंह बनाया। उसके सामने कृतिका हमेशा ही एक शादीशुदा लड़की की दायरे में रहती है और बात करते हुए और चलते हुए उसे दूरी बनाती है, लेकिन और आदमी से बात करने में से कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना खत्म होने के बाद कृतिका और बाकी सब अद्वैत के साथ एक नेता को वेलकम करने गई। कृतिका ने कभी इतनी हाई रैंकिंग नेता से मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए वो थोड़ा नर्वस थी, लेकिन जैसे ही उसने उस नेता को अद्वैत से रिस्पेक्टफुली बात करते हुए देखा, उसकी सारी घबराहट गायब हो गई। हिना इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज थी, इसलिए वो उन लोगों को सब कुछ बता रही थी। होटल के ठीक बगल में ही एक काफी खूबसूरत ग्रीन लेक थी और सुबह की सुनहरी धूप में वहां का नजारा काफी खूबसूरत है और वहां से थोड़ी दूरी पर है एक पहाड़ था जो बर्फ से ढका हुआ था, जो वहां की खूबसूरती में चार चांद लग रहा था। हिना इससे एरिया की सिचुएशन के बारे में अद्वैत को बता रही थी और कृतिका और शिव नोट्स लिख रहे थे। इंट्रोडक्शन के बाद सब एक छोटी सी बस के जरिए पूरे एरिया को घूमने के लिए निकल पड़े। उसे नेता ने कहा, इस एरिया की सीनरी बहुत खूबसूरत है, मगर ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होने की वजह से यहाँ रह रहे लोगों को काफी दिक्कत होती है और बाहर के लोग भी यहाँ नहीं आ पाते। यही मेन चीज थी यहाँ पर फोकस करने के लिए, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट की वजह से अब ये भी पॉसिबल हो पाएगा। अद्वैत ने जवाब दिया, हमारी कंपनी के लिए इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का पर्पज ही यही था। उसे लीडर ने हंसते हुए कहा, मिस्टर मित्तल ना सिर्फ यंग और टैलेंट है, बल्कि उन्हें आम लोगों की चिंता भी है। इतना कहकर उसे नेता ने जल्दी से टॉपिक बदलते हुए कहा, यहाँ के लोकल लोग जनरेशन से खेती पर ही जिंदा है, इसलिए उन्हें बिजनेस कैसे चलना है इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। अद्वैत कई सालों से बिजनेस वालों में था और सामने वाला क्या सोच रहा है वो बहुत अच्छे से समझता था, इसलिए वो बोला, मित्तल ग्रुप में काफी प्रोफेशनल लोगों की एक टीम अरेंज की है जो यहाँ के लोकल लोगों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ रहने और काम करने की चीज समझाएगी। अद्वैत की बात सुनकर वह लीडर फिर से हंसने लगे, लेकिन इस पर वो बहुत खुश थे। लंच के बाद वह लीडर चले गए और कृतिका, शिव और अद्वैत के साथ उस सिचुएशन और एरिया के इंस्पेक्शन करने लगे। वहां पर सिर्फ एक ही सिंगल रोड था जो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाता था, जिसके चारों तरफ पहाड़ और कुछ पुराने घर थे। भले ही यूं गांव वालों के घर देखने में पास लग रहे थे, लेकिन वो काफी दूरी पर थे और थोड़े गंदे में, लेकिन अद्वैत को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हर एक घर, हर एक चीज को अपने आप जाकर ऑब्जर्व कर रहा था जो हिना उसे नहीं बता पाई थी। जैसे ही वो लोग मुड़कर जाने वाले थे, पहाड़ों की तरफ से एक तेज आवाज सुनाई थी। यह छोटा सा अर्थक्वेक था जिसकी वजह से एक बड़ा सा पत्थर उनकी तरफ गिरने लगा। सर संभाल के, कृतिका चिल्लाई। अगर अद्वैत के साथ कुछ हो गया तो मित्तल ग्रुप बर्बाद हो जाएगा और उसकी नौकरी भी चली जाएगी। कृतिका के बॉडी का रिएक्शन उसकी दिमाग से भी तेज था। उसने जल्दी अद्वैत को दूसरी तरफ धक्का दिया और अपनी बॉडी से पत्थर को रोकने की कोशिश करने लगी। अद्वैत ने कृतिका से पहले खतरे को महसूस कर लिया था, वह जाने ही वाला था, लेकिन कृतिका की चीख सुनकर उसने मुड़कर देखा तो कृतिका उसे ब्लॉक करने के लिए खड़ी थी। अद्वैत ने उसे बचाने के लिए तुरंत अपने लंबे हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा, लेकिन एक पत्थर का टुकड़ा जाकर कृतिका के कंधे पर लग गया। वो लोग जमीन पर गिर गए।
अगर कृतिका ने पत्थर को अपने कंधे से नहीं रोका होता तो वो शायद डायरेक्ट अद्वैत के सर पर लगता। कुछ सेकंड बाद फिर से चारों तरफ शांति हो गई। कृतिका ने जल्दी से उठाते हुए कहा, सर क्या आप ठीक है? अद्वैत को अपने हाथ पर कुछ गर्म महसूस हुआ। उसने देखा तो वह खून था जिसे देखते ही उसकी आंखें तुरंत ठंड हो गई। उसने पूछा, कहाँ चोट लगी है तुम्हें? कृतिका की लेफ्ट आर्म में बहुत बुरी तरह चोट लगी थी, मगर फिर भी उसने जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ कहा, सर मैं बहुत लकी हूँ, ज्यादा चोट नहीं आई, बस थोड़ी सी है। बकवास मत करो। अद्वैत के एक्सप्रेशन डार्क हो गए और उसने उसे सेफ जगह पर ले जाते हुए कहा, शिव, डॉक्टर को कॉल करो। शिव जो खतरे के डर से छुप गया था, वह ये देखकर शर्मिंदा हो गया कि कृतिका ने एक लड़की होकर उसके बॉस को बचाया और बोला, सर मैं अभी कॉल करता हूँ। लेकिन जैसे उसने फोन निकाला उसमें सिग्नल नहीं था और बोला, सर यहाँ सिग्नल नहीं है, होटल जाओ मदद के लिए। आदेश ने शांति से इंस्ट्रक्शन दिए और अपना व्हाइट शर्ट फाड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, अपना कोट उतारो ताकि चोट को बांधा जा सके और दर्द बर्दाश्त कर लेना थोड़ी देर के लिए। कृतिका जानती थी कि उसे बहुत बुरी चोट लगी है और इस वक्त खून को रुकना जरूरी है, इसलिए उसने कमजोर होने का नाटक नहीं किया और कहा, सर चिंता मत कीजिए, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। कृतिका जब से बच्ची थी तब से उसे दर्द से बहुत डर लगता था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि अद्वैत सोचे कि वह उसकी सिंपैथी पाने के लिए ऐसा नाटक कर रही है। उसने अपने कोट निकालने की कोशिश की, मगर हाथ हिल नहीं पा रहा था, इसलिए अद्वैत उसकी मदद करने लगा। अद्वैत ने सोचा था कि वो सिर्फ एक साइड से उसका कोट निकलेगा, लेकिन जब उसने देखा कि कृतिका अपना बाएं हाथ बिल्कुल नहीं ला पा रही है तो उसे पूरा कोट उतारना पड़ा। अद्वैत ने कृतिका का स्वेटर उतार दिया जिसके अंदर कृतिका ने एक शर्ट पहनी हुई थी। अगर वो शर्ट उतार देगा तो कृतिका की बॉडी पर कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए वह ऐसा तो नहीं कर सकता था। इसलिए अद्वैत ने कृतिका की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी शर्ट की एक साइड की स्लीव फाड़ देता हूँ। कृतिका ने ब्लिक करते हुए पूछा, क्या आप सच में ऐसा कर सकते हैं? अद्वैत ने एक हाथ से उसके घाव को पकड़ा और एक हाथ से पकड़कर उसकी एक साइड की स्लीव को फाड़ दिया। तुरंत ही कृतिका के गोरे हाथ पैर का घाव देखने लगा। उसकी स्किन पूरी तरह से डैमेज हो गई थी और खून लगातार बह रहा था। इतना गहरा घाव देखकर अद्वैत शॉक हो गया और कृतिका अभी भी पागलों की तरह मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे दर्द का एहसास ही ना हो। वो बोली, सर आप बहुत स्ट्रांग है। अद्वैत ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी व्हाइट शर्ट भारी और उसके घाव के आसपास लपेट दिया। कृतिका ने गुस्सा दर्द में अपने दांत पीस लिए और उसकी आंखों से हल्के आंसू बहने लगे। अद्वैत बोला, अगर दर्द हो रहा है तो चिल्लाओ, कोई तुम पर हंसेगा नहीं। कृतिका के होंठ लाल हो गए थे, फिर भी उसमें मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, सर ज्यादा दर्द नहीं है, मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। जब से अद्वैत कृतिका से मिला था उसके चेहरे पर हमेशा ही एक प्रोफेशनल स्माइल रहती थी, इसलिए अद्वैत को लगता था कि वो उसके लिए बेस्ट असिस्टेंट है। मगर इस वक्त अद्वैत को उसकी स्माइल से चीड़ हो रही थी और वो बोला, क्यों बर्दाश्त करना है तुम्हें दर्द? क्यों बर्दाश्त करना है? किसी ने कभी यह सवाल कृतिका से नहीं पूछा। उसे याद था कि जब उसके डैड की मौत का एक कार एक्सीडेंट में हो गई तो लोग हमेशा ही उसे मनहस कहकर चिढ़ाते थे और शायद इसलिए उसने दर्द को बर्दाश्त करना सीख लिया था। उसकी दादी माँ उसका ख्याल रखती थी, लेकिन अपनी बेटे को खो देने के बाद ये चीज उनके लिए भी मुश्किल होगी और वह अपने दादी माँ को कोई परेशानी नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने दर्द बर्दाश्त करना सीख लिया। वो बस मुस्कुराई और उसने कोई जवाब नहीं दिया। अद्वैत ने फिर से पूछा, कहीं और चोट लगी है? कृतिका ने मोटे कपड़े पहने हुए थे, इसलिए अद्वैत को समझ नहीं आया तो उसने पूछ लिया। कृतिका ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं। अद्वैत ने उसके जैकेट पकड़ते हुए कहा, चलो वापस चलते हैं, तुम्हें डॉक्टर से चेक करवाना है। ओके। कृतिका ने हाँ में सर हिलाया तो अद्वैत ने उसे फिर से गोद में उठा लिया। जब उसके चोट लगने पर वह यहाँ लेकर आया था तो वह सब इतनी जल्दी हुआ कि कृतिका को कुछ बोलना है या फिर कहने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन अब वो शायद उसे इसी तरह गोद में उठाकर ही होटल ले जाना चाहता था। कृतिका ने जल्दी से स्ट्रगल करते हुए नीचे उतरने की कोशिश करते हुए कहा, सर हम दोनों ही मैरिड हैं, ये ठीक नहीं है, प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए। अद्वैत का हैंडसम चेहरा ठंडा हो गया और वह बोला, तो तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से मेल डॉक्टर जिनकी शादी हो गई है उन्हें दूसरे फीमेल पेशेंट का इलाज नहीं करना चाहिए। कृतिका बोली, सर ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अद्वैत ने उसकी बात को इग्नोर किया और उसे लेकर जाने लगा तो कृतिका फिर बोली, सर आपको अपनी रेपुटेशन की चिंता नहीं होगी, मुझे है। दुनिया में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग रूल्स हैं। अगर कोई लड़का लड़की से फ्लर्ट करता है तो उसे मजाक कहते हैं, मगर अगर कोई लड़की लड़के से वैसा करे तो उसे बेशर्म और घटिया लड़की कहते हैं।
अद्वैत यह सुनते ही रुक गया। वो तो बस उसे चोट लगी थी इसलिए होटल ले जाने में मदद कर रहा था, लेकिन उसने इस बारे में सोचा ही नहीं। उसने धीरे से उसे नीचे उतारते हुए कहा, क्या तुम खुद चल पाओगी? कृतिका ने मुस्कुराकर कहा, मेरे हाथ में चोट लगी है, पैरों में नहीं, मैं चल पाऊंगी। अद्वैत ने उसे अपना हाथ देकर मदद करने की कोशिश की, मगर कृतिका ने जल्दी से उसे डोज कर दिया और साइड में हटकर दूरी बनाने लगी। अद्वैत थोड़े गुस्से में बोला, क्या मैं तुम्हें इतना डरावना दिखता हूं? सर, मैं आपसे डर नहीं रही हूं, मुझे डर है कि मेरे हस्बैंड को जलन होने लगेगी। इस वक्त पर अपने हस्बैंड का नाम लेकर बचाना कृतिका के लिए सबसे स्मार्ट मूव था। सच्चाई ये थी कि उसे डर था कि लोग उसे अद्वैत के साथ देखकर बातें बनाएंगे। भले ही उन दोनों के बीच कुछ नहीं था, लेकिन लोगों का मुंह बंद नहीं किया जा सकता था। उस अद्वैत के साथ देखने पर लोग अफवाहें जरूर उड़ने लगता और एक लड़की होने का नाते सारे दोष उसी के ऊपर लगता। कृतिका कभी अपने आप को दोबारा इस मुसीबत में फंसने नहीं देना चाहती थी जिसमें वो सालों पहले फंसी थी। भले ही टेम्परेचर ज्यादा नीचे नहीं था, मगर ठंडी हवाओं की वजह से ठंड लग रही थी। अद्वैत ने उसे अपना कोट पहनने की कोशिश की तो कृतिका ने उसे भी ना कर दिया। अद्वैत ने अपना कोट वापस पहन लिया और वो कृतिका का हाथ पकड़कर उसे चलने में मदद करना चाहता था, लेकिन कृतिका ने इस बार भी मना कर दिया। वो अपने आप चलना चाहती थी। कभी कभी उसका स्ट्रांग इंडिपेंडेंस कैरेक्टर थोड़ा अनाइंग हो जाता था। आधे घंटे ज्यादा वक्त हो गया उन्हें चलते हुए और पूरे वक्त उन दोनों के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस था। फाइनली वो लोग रास्ते पर चल ही रहे थे, तभी उन्हें कुछ गाड़ी आई हुई दिखाई। वो शिव था जो डॉक्टर को लेकर आ रहा था। गाड़ी रुकते ही डॉक्टर बाहर आए और बोले, प्रेसिडेंट सर गाड़ी में बैठे, जल्दी मैं आपको पूरा बॉडी चेकअप कर देता हूँ। ये सुनकर अद्वैत ने उसको कोल्ड नजरों देखा। कहीं ये डॉक्टर अंधा तो नहीं है? क्या वो लोग ये देखकर नहीं बता सकता कि किसे चोट लगी है? कृतिका को चोट लगी है, मुझे नहीं। उसका पूरा चेकअप करो और गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अद्वैत को कृतिका की इतनी चिंता करता हुआ देखकर डॉक्टर कोई लापरवाही नहीं कर सकते थे। उन्होंने जल्दी से कृतिका को गाड़ी में बैठाया और लेकर होटल के लिए निकल गए। कृतिका जानती थी कि सिर्फ उसके बाएं हाथ पर चोट लगी है, लेकिन अद्वैत को भरोसा नहीं था, इसलिए डॉक्टर ने भी भरोसा करने से मना कर दिया। उसके लेफ्ट हाथ के चोट को बैंडेज करने के बाद उन्होंने उसका फुल बॉडी चेकअप किया और जब कंफर्म हो गया किसी और कोई चोट नहीं लगी है, तब उसे जाने दिया। मेडिकल चेकअप में काफी वक्त लग गया था, इसलिए कृतिका को लगा अद्वैत चला गया होगा, लेकिन एग्जामिनेशन रूम से बाहर आने पर उसे पता चला कि वो अभी भी वही इंतजार कर रहा है। उसे देखते ही अद्वैत उसके पास पहुंचा और उसने पूछा, अगर तुम्हें चोट लगी है या फिर कहीं दर्द हो रहा है तो बता दो, बर्दाश्त मत करना। कृतिका मुस्कुराकर बोली, मुझे और कहीं चोट नहीं लगी है सर, मैं ठीक हूं। तुम जाकर कमरे में आराम कर लो, खाना वहीं भिजवा दिया जाएगा। कृतिका किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए बोली, नहीं सर, मैं आपके साथ रेस्टोरेंट ही चलूंगी। जब कृतिका ने उसके साथ चलने की जिद की तो अद्वैत कुछ और नहीं बोला। जैसे ही वो लोग रेस्टोरेंट पहुंचे, अद्वैत को एक कॉल आया जिससे उसका मूड खराब हो गया। कृतिका ने कभी अपनी बॉस को किसी को गाली देते हुए नहीं सुना था, लेकिन वो बहुत गुस्से में था कि वो फोन पर चिल्लाते हुए बोला, मित्तल ग्रुप को तुम जैसे उजलेस आदमी की जरूरत नहीं है। कॉल जिसका था वह राघव था। कल कृतिका से ना मिल पाने की वजह से राघव में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अद्वैत यह बात बताएं, इसलिए फाइनली आज उसने दोपहर में बताया और जैसा कि उसे उम्मीद थी उसकी नौकरी जा चुकी थी। बात की जाए उसकी एबिलिटी और एक्सपीरियंस की तो कोई भी उसे नौकरी पर आसानी से रख लेगा, लेकिन अगर उस अद्वैत ने नौकरी उसे निकला तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि उसे हायर कर सके। अद्वैत गुस्सा था, न सिर्फ इसलिए कि राघव ने अपना काम पूरा नहीं किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके दिल में एक अजीब से बेचैनी ने जगह बना ली थी। कृतिका और शिव इतना डरे हुए थे कि उनमें सांस लेने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने जानबूझकर खाना खाने के लिए अद्वैत से दूर वाली सीट चुनी। शिवा ने धीरे से कहा, कृतिक बॉस को क्या हुआ है? वो इतनी धीरे बोला कि कृतिका सुन नहीं पाई और उसने उसकी तरफ झुकते हुए पूछा, क्या कहा तुमने शिव? शिव अपनी बात को रिपीट करने वाला था। अद्वैत ने तभी कोल्ड आवाज में कहा, शिव ऑफिस जाकर आज के इन्फेक्शन की रिपोर्ट मेरे ऑफिस में लेकर आओ। शिव जल्दी से खड़ा होते हुए बोला, ऑल राइट। कृतिका भी जल्दी से खड़ी हो गई और वो उसके साथ ही जाना चाहती थी। तभी अद्वैत बोला, वह अकेला काफी है। क्या वो अकेला इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता जो तुम्हें भी उसके साथ जाने की जरूरत है? कृतिका, ऐसी बात नहीं है सर। अद्वैत, तो क्या बात है? कृतिका, सच्चाई तो ये थी कि कृतिका उससे डर रही थी, इसलिए वहां से भागना चाहती थी। तभी अद्वैत थोड़ी चुप्पी के बाद बोला, तो जब तुम मेरे साथ होती हो तभी तुम्हें याद रहता है कि तुम एक शादीशुदा लड़की हो।
इसलिए तुम मुझसे दूरी बनाकर रखती हो लेकिन बाकी मर्दों के साथ नहीं। मैं शिव के साथ इसलिए घूमती हूँ क्योंकि वो सिंगल है, और दूसरी बात कोई उसे लेकर फालतू बकवास नहीं करेगा और मेरी कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठाएगा। ये बात कृतिका अद्वैत के ऊपर चिल्लाकर कहना चाहती थी, लेकिन वो उसका बॉस था और वह एक मामूली सी असिस्टेंट, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाए। बस वो अद्वैत की तरफ देखते रही और अद्वैत उसकी तरफ। भले ही अद्वैत बिना किसी कारण के उस पर गुस्सा हुआ था, लेकिन वो अभी इस वक्त एक मुजरिम की तरह खड़ी थी जिसे कोई गलती की हो और वह अद्वैत के सजा का इंतजार कर रही हो। इतनी दूर से भी कृतिका को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खतरनाक नजरों से ही जल जाएगी। वो जल्दी से चुपचाप बैठ गई और खाना खाने लगी। अद्वैत थोड़ी देर की चुप्पी के बाद फिर बोला, लेकिन इस बार उसकी आवाज थोड़ी साफट थी। खाना खाओ और जाकर आराम करो। अगर कोई तकलीफ हो तो जाकर डॉक्टर को मिल लेना। कृतिका ने अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सर हिलाते हुए कहा, यस सर। यूजुअली ही अद्वैत काफी डरावना दिखता था, लेकिन वो जब गुस्से में हो तो शैतान लगता है और उसके साथ एक ही जगह पर बैठे रहना एक टॉर्चर के बराबर था। इसलिए कृतिका ने जल्दी से थोड़ा सा खाना खाया और अपने रूम में भाग गई। रूम का दरवाजा बंद करते ही उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई और दर्द के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसकी कमजोरी देखे और उसके ऊपर दया खाए, इसलिए उसने सब बर्दाश्त किया। लेकिन जब वह अकेली है तो उसने अपने झूठी हंसी का मुखौटा उतार दिया और उसके चेहरे पर उसके सही इमोशंस दिखाई देने लगे। उसकी चोट को डॉक्टर ने ड्रेसिंग देकर दी थी और दवाई दे दी थी, मगर चोट बहुत गहरी थी तो उसे दर्द के क्यों नहीं होगा। थोड़ी देर पहले उसकी मुस्कुराहट सिर्फ एक मुखौटा था। न सिर्फ कृतिका के हाथ में दर्द हो रहा था, बल्कि उसके पेट के निचले हिस्से में अंदर शुरू हो गया, जैसे उसके मंथली पीरियड्स आने वाले हो। मगर उसमें वक्त था, इसलिए कृतिका ने चेक किया तो सच में तो उसके पीरियड्स स्टार्ट हो गए थे। मदद के लिए कृतिका ने रिसेप्शन पर कॉल किया, मगर होटल अभी तक पूरी तरह से खुला नहीं था, इसलिए वहां पर पर्सनल आइटम्स का स्टॉक नहीं था। आखिर में कृतिका ने अपना जैकेट पहना और होटल से निकल गई। लगभग रात हो गई थी और ओस और धुंध की वजह से देखना भी मुश्किल हो रहा था। अकेले खाली रास्ते पर चलते हुए कृतिका को थोड़ा डर लग रहा था, जिसकी वजह से उसने अपनी जैकेट पर पकड़ मजबूत कर ली। जैसे ही कृतिका सुपरमार्केट के सामने पहुंची, एक स्ट्रे डॉग सामने आया और उसकी तरफ देखते हुए भागने लगा और कुदाल। कृतिका के रिफ्लेक्स काफी तेज थे और उसमें उसे डॉग को डोज कर दिया और नीचे जोकर एक पत्थर उठा लिया, जिसे वो कुत्ता डर कर कुछ कदम पीछे हट गया। कुत्ते को डरता हुआ देखकर कृतिका उसे पत्थर से वार करने लगी, लेकिन जल्दी ही कुत्ते का पत्थर से डर चला गया और वह पागल की तरह कृतिका की तरफ कूदा। कृतिका को लगा कि वह बच नहीं सकती तो उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे कोई दर्द नहीं हुआ, बल्कि उस कुत्ते की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। कृतिका ने डरते हुए अपनी आंखें खोली तो उसे सामने अनमोल दिखाई दिया, जो अपनी आंखों में काफी मर्डरस इंटेंशन लिए मरे हुए डॉग को पकड़े हुए थे। सामने डरावने आदमी और मरे हुए कुत्ते को देखकर कृतिका डर गई और उसने कुछ कदम पीछे लेते हुए कहा, अनमोल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कृतिका को याद था कि यहाँ आते वक्त अनमोल उन लोगों के साथ नहीं था, इसलिए उसके अचानक आ जाने पर अचानक से कृतिका को मुंह से पहले यही सवाल निकला। अनमोल ने उसके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और कुत्ते को साइड में फेंक दिया। थैंक यू सो मच अनमोल। अगर वो टाइम पर नहीं आया होता तो कृतिका बहुत बड़ी मुसीबत में होती, लेकिन अनमोल ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अंधेरे में फिर गायब हो गया। अनमोल के जाने के बाद कृतिका को वापस कुछ खरीदना था तो वह किसी और कुत्ते से डरते डरते आगे चलने लगी, लेकिन खुशकिस्मती से उसे और कोई खतरा नहीं आया और उसने वो प्रोडक्ट खरीद लिया जिसको उसकी जरूरत थी और वापस होटल सेफिली पहुंच गई। जब वह वापस कृतिका होटल पहुंची तो उसे डॉक्टर ज्योति अपने दरवाजे पर ही खड़ी दिखाई दी, जो शायद काफी देर से खड़ी थी। उसे याद था कि डॉक्टर ज्योति भी उसके साथ नहीं आई थी, लेकिन वह भी यहाँ है। डॉक्टर ज्योति बोली, अद्वैत को तुम्हारी चोट की चिंता थी तो उसके लिए उसने मुझे तुम्हें चेक करने के लिए भेजा है। कृतिका ने डॉक्टर ज्योति को अपने रूम के अंदर आने दिया और बोली, आपको फिर से परेशान करने के लिए सॉरी डॉक्टर ज्योति। डॉक्टर ज्योति ने केयरफुल कृतिका के घाव को देखा और बोली, तुमने सचमुच इस बार अद्वैत को बचाने के लिए अपने आप को काफी खतरे में डाल दिया। अगर उसे चोट लग गई होती तो कंसीक्वेंसेस बहुत खराब हो सकते थे। अब से बिल्कुल शर्माना मत मुझसे। अगर तुम्हें कोई भी काम हो जिसमें तुम्हें मेरे या मेरे बेटे की जरूरत पड़े तो बस एक बार फोन कर देना। कृतिका ने पूछा, डॉक्टर ज्योति आप लोग कब आए? जब डॉक्टर ज्योति पहली बार कृतिका से मिली थी
तभी उन्हें लगा था कि कृतिका बहुत अच्छी लड़की है और अब तो उसने अद्वैत की जान भी बचाई है, तो अब उनके लिए कृतिका कोई बाहरी इंसान नहीं थी। इसलिए वो बोली, हम हमेशा अद्वैत का ख्याल रखने के लिए उसके साथ ही होते हैं, बस लोगों की नजरों से दूर। डॉक्टर ज्योति ने कृतिका के घाव की फिर से बैंडेज की और कृतिका के लाए हुए सामान को देखते हुए उन्होंने पूछा, तुम्हारा पीरियड स्टार्ट हो गए हैं? पहले उन्हें लगा था कि कृतिका का पीला चेहरा उसकी चोट की वजह से है, मगर अब उन्हें असली कारण पता चल गया था। वह बोली, शायद ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है जब तुम्हारा एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है और तुम्हारी बॉडी इसकी आदत नहीं है, इसलिए तुम्हारा पीरियड जल्दी आ गए हैं। मैं तुम्हें कुछ पेन रिवर्स लिख कर दे देती हूँ, मगर ज्यादा मत लेना। कृतिका ने बस हाँ में सर हिला दिया। दर्द की वजह से उसने बोलने की एनर्जी नहीं बची थी। डॉक्टर ज्योति ने उसे पानी देते हुए कहा, तुम दवाई खाओ और आराम करो, और अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आ जाना, ओके? दवाई लेने के बाद अपने पेट पकड़ कर कृतिका बिस्तर में घुस गई। आराम करो, डॉक्टर ज्योति ने उसे कंबल उड़ाई और रूम से बाहर चली गई। कृतिका के रूम से बाहर निकलते ही उन्होंने बालकनी में जाते हुए कहा, कृतिका की इंजरी काफी ठीक है। थोड़ी देर पहले जो स्ट्रे डॉग ने उसके ऊपर हमला दिया रहा था, उसकी वजह से वह थक गई होगी और उसके पीरियड साइकिल भी थोड़े से जल्दी आ गए हैं, इसलिए। अंधेरे में खड़े अद्वैत ने कहा, और आप मुझे उसके पीरियड के बारे में क्यों बता रही है? डॉक्टर ज्योति बोली, सॉरी, कोई था जिसने कृतिका का पीला चेहरा देखकर अनमोल को उसे फॉलो करने के लिए कहा था और आधी रात को डॉक्टर ज्योति के उठाकर उसे के पास भेजा था, लेकिन अब वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। डॉक्टर ज्योति बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसके साथ तब तक रहूंगी जब तक वो सिर्फ ना रहे। ठीक उसी वक्त अनमोल आया और उसने बिना किसी इमोशन के कहा, सर मैंने कंफर्म कर लिया है, आज की जो लैंडस्लाइड हुई थी वो हल्के से भूकंप के झटके की वजह से हुई थी, यह आपके ऊपर जानबूझकर कोई अटैक नहीं था। अद्वैत ने कुछ नहीं कहा और एक सिगरेट जलाकर कृतिका के रूम की दरवाजे की तरफ देखा। वही रूम में कृतिका आधी नींद में थी। तभी अचानक उसका पर्सनल फोन वाइब्रेट होने लगा। वीडियो कॉल उसकी दादी माँ की तरफ से था। उसने जल्दी से उसे उठाते हुए कहा, दादी आप अभी तक सोए नहीं? बहुत लेट हो गया है। उसकी दादी माँ के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी और उन्होंने कहा, मैं काफी देर से तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, जिससे मैं बहुत परेशान हो गई। कृतिका ने अपनी दादी माँ के कई सारे मिस कॉल नोटिस किया और बोली, मैं बस कुछ खरीदने बाहर चली गई थी और फोन यही भूल गई थी। ये सुनकर उसकी दादी माँ ने एक गहरी सांस छोड़ी और कहा, क्या तुम्हारा काम बहुत स्ट्रेसफुल है? अगर ऐसा है तो जॉब चेंज कर दो, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। कृतिका ने सॉफ्टली जवाब दिया, दादी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत कीजिए। और आपका क्या? क्या आप अभी भी बच्चों को पढ़ा रही हैं? कृतिका की दादी माँ रीना जी एक रिटायर्ड टीचर थी, लेकिन उनकी एक्सीलेंट टीचिंग करियर की वजह से एक स्कूल ने उन्हें फिर से हायर कर लिया था। कुछ दिनों पहले ही वो फिर से रिटायर हो गई थी, लेकिन फिर भी वो घर पर बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन देती थी। मेरे पास घर पर कोई काम ही नहीं होता है और बच्चों को ट्यूशन देने से ना सिर्फ मुझे पैसे मिलते हैं, बल्कि मैं बिजी भी रहती हूँ। अच्छी बात है ना? कृतिका से बात करते वक्त हमेशा उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती थी। उन्होंने पूछा, कृति क्या तुम्हारा हस्बैंड अभी भी बहुत बिजी है? कुछ सेंटेंस के बाद ही उसकी दादी माँ ने टॉपिक फिर से उसके हस्बैंड पर मोड़ दिया। कृतिका जानती थी कि उसकी दादी माँ उन दोनों को खुश देखना चाहती है, इसलिए वो उन्हें नहीं बताया पा रही थी कि वो उससे डिवोर्स चाहता है। पिछले 1 साल में उसकी दादी हमेशा उसके हस्बैंड से मिलना चाहती थी, लेकिन कृतिका हमेशा कोई बहाना बना देती थी यह कहकर कि वह बिजी है। उसने कभी अपनी दादी माँ को ही नहीं बताया कि 1 साल में वह उसे कभी मिला ही नहीं। कृतिका ने मासूम चेहरा बनाते हुए कहा, दादी जब से मेरी शादी हुई है आपको हमेशा उसी की फिक्र रहती है, क्या अब आप मुझसे प्यार नहीं करते? रीना जी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं मेरी प्यारी कृति से प्यार कैसे नहीं कर सकती। मैं बस चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो और एक अच्छी जिंदगी जियो। मुझे पता है कि तुम दोनों काम में बिजी रहते हो, इसलिए मैं ही तुम लोगों से बाद में मिलने आ जाऊंगी। अगर एक बार उसकी दादी माँ दिल्ली आ गई तो वह उनसे अपने डिवोर्स वाली बात सीक्रेट नहीं रख पाएगी, इसलिए कृतिका को लगा कि उसे अपनी दादी माँ को पहले से प्रिपेयर कर देना चाहिए ताकि यह खबर में बाद में ज्यादा तकलीफ ना दे। इसलिए वो बोली, दादी आजकल ज्यादा लोग शादी नहीं करते, फिर भी अच्छी लाइफ जीते हैं। उसकी दादी माँ रीना जी बोली, मुझे दूसरों की शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम शादीशुदा हो और तुम्हें दोनों को एक साथ अच्छी जिंदगी जीनी है। कृतिका का चेहरा उदास हो गया और वो बोली, मगर अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता तो? कृति तुम बहुत अच्छी हो, अक्षत बहुत लकी है तुम्हें पाकर, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहना जाएगा?
उसकी दादी माँ की आंखों में कृतिका दुनिया में सबसे बेस्ट थी। कृतिका ने पूछा, अगर वो सचमुच ना चाहे तो? ये सुनकर उसकी दादी माँ सीरियस हो गई और उन्होंने पूछा, कृति क्या वो तुमसे अच्छे से बिहेव नहीं करता? कृतिक ने जल्दी से ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, वो बहुत अच्छे से करता है। रीना जी आगे बोली, लक्ष्मी मेरी बहुत पुरानी और अच्छी दोस्त है, मुझे उसके पोते के कैरेक्टर पर भरोसा है, इसीलिए तो मैंने उससे तुम्हारी शादी करने की सोची। अगर वह सच में तुमसे अच्छे से बीएफ नहीं करता तो उसे डिवोर्स दे दो, मैं अपनी दोस्ती के लिए तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। कृतिका ने अपनी दादी माँ के मुंह से डाइवोर्स शब्द सुना तो वो समझ गई कि उसकी दादी माँ सबसे ज्यादा उसी से प्यार करती है। उसने मुस्कुरा कर कहा, दादी मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ मेरी गुड़िया, उसकी दादी माँ बोली, और फिर वो दोनों काफी देर तक मुस्कुराते हुए बातें करती रही। उनसे बात करके कॉल कट होने के बाद कृतिका सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो पूरे दिन से थकी हुई थी मगर उसका दिमाग जाग रहा था। अपने बेड पर लाकर उसने अपना मोबाइल निकाला और अपने तीनों दोस्तों के ग्रुप चैट पर मैसेज भेजा, क्या तुम लोग सो गए हो? कृष ने मैसेज भेजा, मैं अकेले से रात बिता रहा हूँ बोर होते हुए। तभी अविका ने एक आदमी की फोटो भेजते हुए कहा, कृति कृष देखो तो ये लड़का कैसा है। अविका हमेशा ही अलग अलग डेट्स पर जाती रहती थी, लेकिन उसे कभी अपना परफेक्ट मैच मिला ही नहीं। वो हमेशा यही कहती कि मैंने बहुत सारे ड्रामा और मूवीज देख लिए हैं, मुझे हमेशा यही सपने आते हैं कि यंग हैंडसम सीईओ मुझसे प्यार करने लगेगा, इसी वजह से कोई भी असली जिंदगी में मुझे पसंद ही नहीं आता। कृतिका ने ध्यान से अविका के भेजे हुए लड़के की फोटो देखी तो देखने में ठीक ठाक था और उसने एक मोटा सा चश्मा पहना हुआ था जिससे साफ पता चल रहा था कि वो एक शांत नेचर का इंसान है, डेफिनेटली अविका की टाइप का नहीं है। कृतिका जानती थी कि अविका को हमेशा अद्वैत जैसे किसी इंसान के सपने आते हैं जो डायरेक्ट मूवी से निकाल कर आया हो। भले ही अद्वैत भी चश्मा पहना था मगर वो उस पर सूट करते थे और वो कहानियों के एक सीरियस और डोमिनेटिंग बिजनेसमैन की तरह लगता था। कृतिका को समझ नहीं आया कि अचानक वो क्यों अद्वैत से दूसरों को कंपेयर करने लगी, और उसने जल्दी से इस ख्याल को छोड़ते हुए फिर से फोटो देखकर मैसेज किया, अभी क्या तू फिर किसी ने इंसान को डेट कर रही है, ये करता क्या है? अविका ने मैसेज किया, यह एक टिपिकल प्रोग्रामर है और अभी मित्तल ग्रुप के ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करता है। वो काफी इंट्रोवर्ट है, इसलिए कोई बुरी आदत नहीं है। भले ही मेरे आइडियल बॉयफ्रेंड की जो इमेज है वो इससे थोड़ा दूर है, मगर मुझे काफी अच्छे से ट्रीट करता है। मैं इसे काफी टाइम से देख रही हूँ, मुझे लगता है कि उसे एक मौका देना चाहिए। अविका का यह मैसेज देखकर कृतिका और कृष का एक साथ मैसेज आया, उसे हाँ बोलने की कोई जल्दी नहीं है, पहले उसे हमसे मिलाओ। वो दोनों ही अविका के नेचर बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा। तो अविका का दूसरी तरफ से मैसेज आया, ऑफ कोर्स मैं पहले उसे तुम दोनों से ही इंट्रोड्यूस कराऊंगी, अगर तुम्हें लगा कि वो सही नहीं है तो वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा। तभी कृष का मैसेज आया, मैं बचपन से ही तुम दो खूबसूरत फूलों को आसपास मंडराते हुए भंवरों से बचाता आया हूं, मैं फ्यूचर में अकेला कैसे रहूंगा यार। इतना कहकर उसने एक सैड इमोजी भेजी। कृतिका ने हंसते हुए मैसेज भेजा, हम फ्यूचर में आसपास में ही घर खरीदेंगे और जब हमारी फैमिली शुरू हो जाएंगे तो हम उसके बाद भी एक साथ घूमेंगे, रो मत। वो लोग अपनी चैटिंग खत्म कर पाते उससे पहले ही किसी का पर फोन पर अद्वैत का मैसेज आया, अभी भी जगी हुई हो? उसे कैसे पता चला कि वो जगी हुई है? क्या उसे कोई काम है? कृतिका ने जल्दी से जवाब दिया, यस सर, कोई काम है आपको? कृतिका के मैसेज का तो कोई जवाब नहीं आया, मगर उसके रूम की घंटी बजी। इस तरह किसी लड़की के रूम में आना ठीक नहीं था, इसलिए उसने अद्वैत को फिर से मैसेज भेजा, सर अगर आपको कुछ काम है तो मुझे कॉल कर दीजिए, आपको पर्सनली यानी कि कोई जरूरत नहीं थी। उसके मैसेज के जवाब में अद्वैत का जवाब आया, जिससे कृतिका थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। शायद दरवाजे पर जो इंसान है वह अद्वैत नहीं है, इसलिए उसने जल्दी से अपना कोट पहनना और दरवाजा खुला था। उसे सामने हिना दिखाई दी। हिना ने रोते हुए कहा, कृतिका कल रात मुझे तुमसे उसी तरह बात नहीं करना चाहिए थी। आई एम सॉरी, क्या तुम प्लीज बॉस से कहोगी कि मुझे काम से ना निकले? मैं आपकी माफी एक्सेप्ट करती हूँ। कृतिका ने कोल्डली हिना की तरफ देखा क्योंकि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि सामने वाले के मन में क्या है, और बोली, मगर सर ने आपको काम से निकलने का फैसला किया है और आप उन्हें मुझसे बेहतर जानती हैं, उनका फैसला नहीं बदला जा सकता। तुम उनका फैसला बदल सकती हो क्योंकि बॉस ये सब तुम्हारी वजह से कर रहे हैं। हिना ने अपना कंपोजर खो दिया और उसने टाइटली कृतिका का हाथ पकड़ते हुए कहा। उसकी हैंड ग्रिप से कृतिका का के घाव पर फिर से चोट लग गई।
लेकिन वो कुछ बोलती है उससे पहले ही हिना बोली, कृतिका मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरी मदद करो, तुम ही हो जो ये कर सकती हो। अगर तुमने मेरी नौकरी नहीं बताई तुम मेरे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। हिना छोड़िए मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। कृतिका ने उसे दूर हटाने की कोशिश की मगर दर्द की वजह से वो ऐसा कर भी नहीं पा रही थी। हिना ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर हिलाना शुरू कर दिया, मैं तुम्हें नहीं जान दूंगी, मैं तुम्हें नहीं जान दूंगी। उसे जाने दो। अचानक से अद्वैत की कोल्ड आवाज पीछे से सुनाई दी जिससे हिना तुरंत डर गई और उसने कृतिका का हाथ छोड़कर रोते हुए कहा, सर मैं तेरे कृतिका से माफी मांग लिया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। अद्वैत आगे आया और उसने कृतिका को प्रोटेक्ट करते हुए गहरी आवाज में कहा, अनमोल। अपना नाम अद्वैत के मुंह से सुनते ही अनमोल किसी भूत की तरह वहां प्रकट हो गया और हिना को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए वहां से ले गया। अद्वैत ने पीछे मुड़कर देखा तो कृतिका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसके माथे से पसीना बह रहा था। वो उसका पसीना पोंछने के लिए हाथ आगे बढ़ने वाला था लेकिन तुरंत रुक गया। तभी कृतिका धीरे से बोली, बहुत दुख रहा है अद्वैत को और किसी चीज से आप फर्क नहीं पड़ने वाला। उसने उसे जल्दी से अपनी गोद में उठाया और चिल्लाया, डॉक्टर ज्योति। डॉक्टर ज्योति कब से अपनी मेडिकल कट के साथ वही खड़ी थी लेकिन वह बाहर नहीं आ रही थी। लेकिन अद्वैत के बुलाते ही वो तुरंत अंदर आई और उन्होंने पूछा, कृतिका क्या तुम ठीक हो? वो कैसे ठीक हो सकती है? वो कितने दर्द में है? कृतिका इतने दर्द में थी कि बोल नहीं पा रही थी, बस गहरी गहरी सांस ले रही थी। अद्वैत कोल्डली बोला, इंतजार किसका कर रही है, जल्दी कीजिए और चेक कीजिए उसके घाव को। कृतिका वो सोफे पर उसके बगल में बैठ गया और उसके कंधे को सपोर्ट देते हुए फिर से चिल्लाया, जल्दी कीजिए। भले ही वो डॉक्टर ज्योति पर चिल्लाया था मगर कृतिका डर के मारे कांपने लगी। डॉक्टर ज्योति बोली, तुमने कृतिका को डरा दिया। अद्वैत कृतिका के कोट को डॉक्टर ज्योति ने निकाल दिया और उसके स्लीपवेल की बाहें खुली हुई थी। तुरंत ही अद्वैत दूसरी तरफ देखने लगा। वो बस कृतिका की दर्द भरी आवाज सुन सकता था। जब उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा है तो कृतिका के हाथ पर जो मोटी सी बंदी थी उस पर ऑलरेडी खून के धब्बे थे। कृतिका के आंखें, नाक, कान दर्द की वजह से लाल पड़ गए थे। अद्वैत उसे शांत करने के लिए कुछ बोलना चाहता था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था। आखिर में उसने पीछे मोड़ते हुए कहा, हिना को नौकरी से इसलिए निकल गया है क्योंकि उसने गलती की थी, उसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कृतिका ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, मैं बेवकूफ नहीं हूं उसकी तरह। हिना ने बेवकूफों की तरह ये सोचा कि अद्वैत ने उसके लिए उसे नौकरी से निकला है। अगर हिना के पास दिमाग होता तो वो ऐसा नहीं सोचती। कृतिका को लग रहा था कि उसकी किस्मत ही खराब है जो उसके साथ ये सब हो रहा है। तभी अद्वैत बोला, वो यहाँ पर बहुत ही कम टाइम से है मगर फिर भी उसने करोड़ का फ्रॉड किया है। अब कृतिका को समझ में आया कि इतने टाइम से यह प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद भी अभी तक सब कुछ ठीक क्यों नहीं हुआ और होटल भी पूरी तरह से मैनेज क्यों नहीं है। लेकिन खुशकिस्मती से अद्वैत टाइम पर आ गया और उसे सच पता चल गया। हिना भले चालाक हो लेकिन अद्वैत से भी ज्यादा खतरनाक है। अद्वैत आगे बोला, यहाँ का एनवायरनमेंट काफी हैवी है, मैं यहाँ पर टाइम तक रहने वाला हूँ। अगर तुम यहाँ के क्लाइमेट की आदी नहीं हो तो तुम अनमोल के साथ पहले ही वापस जा सकती हो। कृतिक ने जवाब दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसके लिए संभाल सकती हूँ। अद्वैत ने उसका नाम काफी डीपली लिया, कृतिका। कृतिका ने पूछा, हाँ सर। अद्वैत बोला, अगर आज की तरह कुछ भी दोबारा हुआ तो सबसे पहले तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करना। कृतिका शांत हो गई। उसके मन में उस वक्त कोई ख्याल नहीं आया था, वो तो बस उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वो काफी टाइम से उसके साथ काम कर रही थी, इसलिए उसे सबसे पहले उसे बचाने का ख्याल आया। अद्वैत कुछ देर की चुप्पी के बाद फिर बोला, तुम्हें चोट लगी है, क्या तुम्हारे हस्बैंड को ये बात पता है? कृतिका ने कहा, नहीं, मैंने नहीं बताया। अद्वैत को समझ नहीं आया और उसने पूछा, क्यों? कृतिका ने एक्सप्लेन किया, मैं नहीं चाहती कि वो परेशान हो। अद्वैत ने उसकी बात सुनकर सोचा कि अगर उसकी वाइफ ने उसे धोखा नहीं दिया होता और वो लोग एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह होते तो वह भी अपनी वाइफ के चोट लगने पर परेशान होता। अद्वैत ने कुछ सोचा और कहा, मुझे भूख लगी है इसलिए मैं खाना मंगा लेता हूँ। कृतिका को भी भूख लगी थी और उसकी बात सुनकर उसे और तेज भूख लगने लगी, इसलिए उसने कहा, ठीक है। अद्वैत ने तुरंत किसी से फोन पर खाने का ऑर्डर दे दिया। डॉक्टर ज्योति ने कृतिका का बैंडेज करना खत्म किया और बोली, तुम्हारी ब्लीडिंग मैंने रोक दी है और फिर से बैंडेज कर दिया है। और फिर ठीक उसी वक्त बेटा खाना लेकर आया तो वह जानबूझकर बोली, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खाओ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ।
डॉक्टर ज्योति के जाने के बाद सिर्फ कृतिका और अद्वैत ही वहां पहुंचे थे। कृतिका अपना लेफ्ट हाथ हिला नहीं सकती थी, इसलिए अद्वैत उसे खाना निकालने में मदद की, जिससे कृतिका थोड़ी नर्वस होकर बोली, सर मेरा राइट हैंड। ठीक है, मैं खुद कर लूंगी। अद्वैत ने जवाब दिया, ज्यादा मत सोचो, मुझे दूसरों का एहसान लेना पसंद नहीं है। जब अद्वैत ने यह बात बोल दी तो कृतिका आगे कुछ नहीं बोली, वो खाना खाते रही, लेकिन अद्वैत ने एक निवाला भी नहीं खाया। तो कृतिका ने पूछा, सर आपने कहा था आपको भूख लगी, आप क्यों नहीं खा रहे हैं? अद्वैत ने जवाब दिया, मेरी भूख मर गई। कृतिका ने कुछ सोचा और डायरेक्टली उसने पूछा, क्या सर अपने स्पेशली मेरा ख्याल रखने के लिए आए हैं? क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारे हस्बैंड जेलेस होगा? तभी कृतिका ने जवाब दिया, इसलिए तो मैं आपसे पूछकर मेक श्योर होना चाहती थी। अद्वैत ने पूछा, क्या तुम अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हो? अद्वैत को वह रात याद थी जब कृतिका अपने हस्बैंड को देखते ही कितने मुस्कुराई थी और प्यार से बात की थी। पता नहीं किस अजीब से बेचैनी ने उसके दिल को घेर लिया। कृतिका ने मुस्कुरा कर कहा, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसे तो याद भी नहीं था कि उसका हस्बैंड दिखता कैसा है, मगर फिर भी उसने कह दिया ताकि उसे एक्सप्लेन ना करना पड़े। मैं जा रहा हूँ, तुम आराम करो। अद्वैत खड़ा हुआ और डाइनिंग कार्ट को अपने साथ ले गया। वह वापस वही बालकनी में आया और उसने एक सिगरेट जला ली और काफी देर तक सोचने के बाद भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिल में यह अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है। और वही कृतिका को यह नहीं पता चला कि हिना को उसे परेशान करने के बाद ना अद्वैत सोया और ना ही डॉक्टर ज्योति को उसने सोने दिया। खाना खत्म करने के बाद कृतिका बहुत अच्छे से सोई। इस अगली सुबह उसकी अलार्म क्लॉक ने उसे नहीं उठाया। जब उसकी नींद खुली तो ऑलरेडी सुबह के 9:30 चुके थे। कल रात हल्के हल्की बारिश हुई थी और आज सुबह सूरज काफी अच्छे से चमक रहा था। कृतिका ने बड़ी सी खिड़की के बाहर उसे ग्रीन लेक और बर्फ से ढके हुए पहाड़ को देखकर अचानक बहुत अच्छा फील हुआ। यहाँ आने से पहले उसने यहाँ की खूबसूरती के बारे में बहुत सारे आर्टिकल पढ़े थे, लेकिन वो उन्हें खुद एक्सपीरियंस कर रही थी। आजकल लोग अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो गए हैं कि रिलैक्स करने के पास उनके लिए वक्त ही नहीं होता। जब कृतिका यही सब सोच रही थी तभी अचानक उसके रूम की डोर बेल बजी। उसे डर था कि कहीं हिना फिर से तो नहीं आ गई, लेकिन जब उसने कंफर्म कर लिया कि बाहर डॉक्टर ज्योति है तो उसने दरवाजा खोला। डॉक्टर ज्योति उसके लिए एक अच्छा न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट और सूप लेकर आई थी और उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, ये सूप मैं स्पेशली तुम्हारे लिए बनाकर लाई हूँ, इसे खाना खाने से पहले पी लेना, इसके खत्म होने के बाद मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देती हूँ। अद्वैत ने कहा है कि तुम्हें पहले अपने घाव पर फोकस करना चाहिए ताकि तुम अच्छे से काम कर पाओ। ओके, कृतिका मान गई क्योंकि उसे काम करने के लिए पहले ठीक होना होगा। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और कि तकरीबन काम के दौरान 1 महीना बीत गया। इस बीच कृतिका थोड़ा बहुत ही काम नहीं करती थी और उसके घाव भी भर चुके थे। अब नई स्किन आने की वजह से वहां इतनी खुजली होती कि वह रात को सो भी नहीं पा रही थी। जब आखिर में कृतिका को नींद नहीं आई तो उसने वहां पर जाने का सोचा। जैसे उसने दरवाजा खोला उसे एक अजीब सी सिगरेट की स्मेल आती। यह अद्वैत के सिगरेट की बदबू थी, जो थोड़ी सी नॉर्मल सिगरेट से अलग होती थी। कृतिक ने वहां देखा तो जैसा उसने सोचा था वह अद्वैत ही था, जिसे तकरीबन कृतिका ने 2 हफ्तों से नहीं देखा था। वह अभी भी अपने व्हाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में खड़ा वहां कुछ गहरी सोच में था। सर, कृतिका ने उसे आवाज लगाई तो अद्वैत ने धीरे से पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वह काफी थका हुआ है, लेकिन उसके हैंडसम अपीयरेंस पर ज्यादा काम का कोई फर्क नहीं पड़ा था। कृतिका को देखते ही उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई। कृतिका ने उसे पोलाइटली ग्रीट किया, गुड इवनिंग सर। अद्वैत ने कोल्डली पूछा, कहाँ जा रही हो तुम? कृतिका ने सच सच जवाब दिया, वो सर, नई स्किन आने की वजह से मेरे घाव में काफी इचिंग हो रही है, इसलिए मैं सो नहीं पा रही थी, तो वॉक के लिए नीचे जा रही थी। ओके। अद्वैत उसे इग्नोर करने के लिए दूसरी तरफ देखने लगी। साफ था कि उसका मूड बहुत खराब था और कृतिका इसका कारण नहीं जानती थी, लेकिन उसने इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उससे पूछे, इसलिए वह अकेली एलिवेटर की तरफ जाने लगी। असिस्टेंट, अद्वैत ने उसे दोबारा आवाज लगाई तो कृतिका ने रुकते हुए पूछा, जी सर, कोई काम है मुझसे? कुछ काम में तुम्हारी मदद चाहिए, अद्वैत बोला। ओके। 1 महीने के बाद वह काम कर पाएगी, इसे कृतिका ने एक साइड होते हुए कहा। सर, अब 2 मिनट रुकिए, मैं अभी कपड़े बदलती लेती हूँ। उसने अपने नॉर्मल पजामा उसके ऊपर एक लंबा सा जैकेट पहना हुआ था, जो वॉक के लिए तो ठीक था लेकिन काम के लिए नहीं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, इतना कहकर अद्वैत पहले एलिवेटर की तरफ बढ़ा और कृतिका उसे फॉलो करने लगी। यह वही होटल था जहां वो लोग यहां आने के बाद ठहरे थे।
लेकिन इस पिछले 1 महीने में यहाँ काफी सारी बदलाव हो गए थे। पहले जो इनकम्प्लीट फैसिलिटीज थी वह अब सब कुछ अपनी जगह पर आ गई थी, और होटल के आसपास के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे थे वह भी काफी हद तक आगे बढ़ चुके थे। होटल के 100 मीटर की दूरी पर एक शॉपिंग स्ट्रीट बन चुका था। यहाँ पर सुपरमार्केट, काफी लोकल फैसिलिटीज और बेकरी भी बन चुकी थी। अब यह एरिया 1 महीने पहले वाला एरिया लगता ही नहीं था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।